सिर्फ एक बार कहानी पूरी सुन लो, मज़ा ना आए तो फिर कहना। मेरा नाम सुमेरा है। मेरी उम्र इस वक्त 25 साल है। मैं पेशावर की एक पठान फैमिली से ताल्लुक़ रखती हूँ। मेरा कद 4 फुट 10 इंच है। जिल्द संगे मरमर की तरह शफ़ाफ और रंगत दूध की तरह गोरी है। मैं आज भी इस कदर नर्म मुलायम हूँ कि चलते वक्त मेरा अंग अंग लरस कर देखने वाले को पागल कर देता है। मेरी शादी 19 साल की उम्र में अपनी फुफ्फो के बेटे आसिफ से हो गई, जो सरकारी जॉब करता है। लेकिन ये मिडिल क्लास फैमिली है, इसलिए शादी के बाद मेरे बाप के घर वाले मज़े ख़त्म हो गए। ना मैं यहाँ अपनी ख्वाहिश के मुताबिक पैंट शर्ट पहन सकती हूँ और ना मेरे शौहर की गाड़ी है कि मैं अपना ड्राइविंग का शौक़ पूरा कर सकूँ। शादी के 1 साल बाद ही मेरी सास की बातें शुरू हो गईं कि लड़की हमें बच्चा नहीं दे सकती। लेकिन मैं उसे बता नहीं सकती थी कि बच्चा ना होने की वजह मैं नहीं, बल्कि तेरा बेटा है जो सारा दिन घर से बाहर रहता है। शादी के बाद मैं इसी वजह से डिस्टर्ब होने लगी थी, क्योंकि मेरा शौहर मुझे टाइम नहीं देता था। अगले 2 सालों में मेरी सास और मेरी नंदों के ताने मुझे बागी बना गए थे। सो मैंने आसिफ से शिकवे शुरू कर दिए और फिर उसे अपना फाइनल फैसला बता दिया कि मुझे रखना है तो अलग घर में रखो, वगरना मुझे तलाक दे दो। इस पर आसिफ खासा परेशान रहने लगा और चंद दिनों बाद ही मुझे आकर कहा कि मैंने एक एनजीओ में आपकी बात कर ली है। वो एनजीओ डेरा इस्माइल खान के सैलाबज़दा इलाकों में काम कर रही है। आप सिर्फ 3 महीने वहाँ लगा लो ताकि मैं सारा सिस्टम सेट कर लूँ और अपने अलग घर का इंतज़ाम भी कर लूँ। मैं शादी से पहले एक एनजीओ में कुछ माह काम कर चुकी थी, सो अगले 3 दिन बाद मैं 2 सितंबर 2022 को पेशावर से डेरा इस्माइल खान जा रही थी। मुझे आज़ादी की फ़िज़ा में आने का मौका मिल गया था, वरना तो इस घर में शक-ज़दा माहौल में अब मेरे सांस उखड़ने लगे थे। यहाँ आते वक्त मैं अपने साथ अपना पसंदीदा लिबास पैंट शर्ट लाई थी और ऑफिस ज्वाइनिंग के पहले ही दिन जब मैं टाइट जीन्स और शर्ट पहन के आई तो ऑफिस के सारे अमले की जवानियाँ लौट आईं और हर लड़के के साथ बुजुर्ग भी मेरे दीवाने हो गए। ऑफिस के 55 साला सर भी मेरे दीवाने हो गए और अगले 2 रोज़ में उन्होंने मुझे कहा कि आपके लिए गाड़ी का बोल दिया है हेड ऑफिस को, जो बहुत जल्द आपको मिल जाएगी। मैंने उनका शुक्रिया अदा किया। मैंने शुरू के कुछ दिन सीरियस रहने का इरादा किया, वरना मेरा भी दिल करता था कि उनसे प्यार मोहब्बत की बातें करूं। सैलाबज़दा इलाकों के सर्वे के लिए जाते तो सर मुझे अपनी गाड़ी में ले जाते। मेरी शादी को इस वक्त 3 साल हो गए थे और मैं उस वक्त 22 साल की थी और सब मर्दों की नज़र का महवर खुद को पाकर मेरा अंग अंग निखरने लगा था, जो गुज़िश्ता 3 सालों में मुरझाने लगा था। मैं बहुत टाइट पैंट शर्ट पहनने लगी थी ताकि मेरा अंग अंग वाज़े नज़र आए। गर्चे मेरा अपना कद छोटा है, लेकिन मुझे लंबे मर्द अच्छे लगते हैं। हालांकि अब तक ऐसे मर्दों से मेरी जान पहचान नहीं हुई। इसी वजह से मैंने ऑफिस के एक लड़के काशिफ को थोड़ी लिफ्ट देनी शुरू कर दी थी। काशिफ का कद 6 फुट से ज़्यादा था और जिस्म भी खासा मजबूत था। यहाँ आगाज़ हुए मुझे 15 दिन हो गए थे जब सर ने मुझे अपने ऑफिस में बुलाकर गाड़ी की चाबी दी और साथ मुझे आज रात शहर के एक मारूफ होटल में खाने की दावत दी। मैं उनके अंदाज से मोहब्बत भरे इशारों से समझ गई थी कि साहब आज मेरे हुस्न पर फ़िदा हो गए हैं। लेकिन फिर भी जो मुझे पहली दावत मिल रही थी उसे मेरे दिल ने ठुकराना मुनासिब न समझा और मैंने सर को मोहब्बत से ओके कर दिया। आज मैंने एक गांव की ख़वातीन की मुकम्मल लिस्ट और डेटा जमा करना था और गांव जाकर एक औरत से सबके आईडी कार्ड लेकर आने थे। पहले तो सर ने कहा कि आप और मैं एक साथ चलते हैं, चलो थोड़ी गपशप भी लगी रहेगी। फिर जब मैं गाड़ी निकालने लगी तो सर की घर से कॉल आ गई थी कि उनके बेटे का हादसा हो गया है और वो ज़ख्मी है। तो सर मुझे ये कहते हुए चले गए कि ऑफिस में से किसी लड़की को साथ लेती जाओ। साहब को अच्छा नहीं लगता था और इसी वजह से वो लड़कों को मेरे नज़दीक ज़्यादा नहीं भटकने देते थे। मैंने ऑफिस की एक लड़की को साथ चलने का कहा तो वो मुंह बनाकर चली गई। साहब की मुझ पर शफ़क़त और ऑफिस के मर्दों की मुझ में दिलचस्पी किसी लड़की को अच्छी नहीं लगती थी। सो मैं गाड़ी लेकर अपने क्वार्टर में आ गई। यहाँ एक खाला मेरे साथ रहती थीं। मैंने क्वार्टर में आकर शावर लिया और ब्लैक जीन्स के ऊपर हाफ बाजू वाली पिंक टी शर्ट पहनी और चश्मा लगाकर गाड़ी लेकर निकल गई।
यहाँ पर किसी को इल्म नहीं था कि मैं शादीशुदा हूँ, बल्कि काशिफ की अदाओं से लगता था कि वो मुझसे शादी का सोच रहा है। और मैंने भी किसी को बताने की ज़रूरत महसूस नहीं की कि मैं शादीशुदा हूँ। वैसे भी ये नाम की ही शादी थी। मैं अपने क्वार्टर से 3 बजे निकली थी और जिस गांव में मुझे जाना था वो शहर डेरा इस्माइल खान से 35 किलोमीटर के फासले पर था, जिसमें 24 किलोमीटर पुख्ता सड़क और बाकी 11 किलोमीटर कच्चे और गंदा रास्ता था, जिसमें खुसूसन सैलाब के बाद खाइयां बन गई थीं। मैं अभी रास्ते में थी कि सर की कॉल आई और उन्होंने पूछा तो मैंने बताया कि क्वार्टर वाली खाला को लेकर जा रही हूँ, जिस पर वो मुतमईन हो गए। अगर मैं बताती कि अकेली जा रही हूँ तो शायद वो वापस बुला लेते। फिर उन्होंने कहा कि बच्चे के साथ हॉस्पिटल में हूँ, इसलिए आज के खाने का प्रोग्राम कैंसिल करते हैं और कल शाम को दरिया की तरफ बड़ा प्रोग्राम बनाएंगे। मैंने उसे ओके कह दिया। मैं 5 बजे गांव पहुंच गई। मौसम खासा गर्म और हब्सज़दा था और मुझे काम ख़त्म करते करते शाम हो गई। और जब मैं वापसी के लिए गाड़ी में बैठी तो इतना अंधेरा छा गया था कि मुझे गाड़ी की लाइट्स जलानी पड़ी। मैंने एक मस्त सा गाना लगाया और उस कच्चे रास्ते पर आहिस्ता से मेन रोड की तरफ आने लगी। मैंने मेन रोड तक का तकरीबन आधा रास्ता तय कर लिया था जब गाड़ी अचानक बंद हो गई। मैंने लाख जतन किए लेकिन गाड़ी स्टार्ट न हुई। यहाँ पर मोबाइल सर्विस दस्तयाब नहीं होती थी जब तक कि मेन रोड तक न पहुँच जाती। मुझे गाड़ी चलाने के अलावा इसकी और कोई मालूमात नहीं थी। फिर भी मैं बोनट खोलकर उसको देखती रही, बैटरी के टर्मिनल्स भी चेक किए और एक बार फिर गाड़ी स्टार्ट करने की भरपूर कोशिश की, लेकिन नाकाम रही। मैंने बाहर निकलकर इधर उधर देखा, लेकिन कहीं से न तो कोई रोशनी नजर आती थी और न कोई आवाज़। हर तरफ मुकम्मल सन्नाटा और अंधेरा छाया हुआ था। गाड़ी की डिम लाइट्स जल रही थीं और मैं उनके सामने गाड़ी से 10 फुट के फासले पर खड़ी जायजा ले रही थी कि अब मुझे क्या करना चाहिए। और इसी दौरान करीब की झाड़ियों से किसी जानवर की खौफनाक और भारी आवाज़ उभरी। पहले तो मैं साकित खड़ी रही और खौफ के मारे मेरा पसीना निकल आया। फिर मैं गाड़ी की तरफ भागी और उसके अंदर बैठकर दरवाजे लॉक कर दिए। और फिर मैंने देखा कि एक कुत्ते की तरह का बड़ा जानवर झाड़ियों से निकलकर उस रास्ते पर थोड़ी देर गाड़ी की जलती लाइट्स को देखता दूसरी तरफ की झाड़ियों में गायब हो गया। मेरा खौफ से बुरा हाल हो रहा था। मोबाइल उठाकर देखा तो उस पर इमरजेंसी कॉल ओनली का ऑप्शन था और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि अब मैं क्या करूं। रात के 9 बजने वाले थे जब सामने से एक हैयूला नुमा इंसान आता दिखाई दिया जो रफ्ता रफ्ता गाड़ी के करीब आ रहा था। ये तकरीबन 6.5 फुट का कमज़ोर सा आदमी था जिसने मैली सफ़ेद कमीज़ और वैसी ही मैली सफ़ेद धोती बांधी हुई थी। सर पर भी सफ़ेद पगड़ी थी और उसने एक शॉपर उठाया हुआ था। वो हैरत से गाड़ी देखता करीब आ रहा था। फिर मैं जल्दी से गाड़ी से निकलकर उसके सामने आ गई और जल्दी से बोली कि चाचा, मैं एनजीओ से हूँ और आपके गांव आई थी और वापसी पर गाड़ी खराब हो गई। चाचा खामोशी और हैरत से मेरा चेहरा देखता रहा, फिर सिर्फ एक लफ्ज़ बोला, अच्छा, और वो फिर खामोश हो गया और अपनी निगाहों से मेरे जिस्म को टटोलने लगा। उसका खामोश अंदाज, छोटे कमज़ोर चेहरे पर बड़ी मूछें और गहरी सियाह रंगत से मुझे खौफ आने लगा था। वो काफ़ी देर खामोशी के बाद खालिस देहाती लहजे में सराइकी बोल रहा था। मुझे उसकी बात का मतलब समझ आया कि वो कह रहा है कि तुम मेरे घर चलो, यहाँ गीदड़ और सुअर हैं। उसके घर का सुनकर मेरी कुछ तसल्ली हुई कि चलो कोई औरतें भी होंगी और मैं यहाँ से उसके घर में महफूज रहूंगी। मैं इस गर्मी में गाड़ी के अंदर शीशे बंद करके नहीं बैठ सकती थी और बैठ भी जाती तो महफूज बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि कुछ देर पहले मैं खुद एक खतरनाक जानवर देख चुकी थी। मैंने गाड़ी से अपना हैंडबैग और मोबाइल उठाकर उसके पीछे चल पड़ी। वो थोड़ी देर उस गांव वाले रास्ते पर चलते हुए दाईं जानिब एक पगडंडी पर चलने लगा। वो खामोशी से चलते जा रहे थे और मैं उसके पीछे चल रही थी। एक जगह मैंने मोबाइल की टॉर्च रोशन की तो उसने जल्दी से कहा, इसको बंद करो। मैंने फौरन टॉर्च ऑफ कर दी और उस गुप अंधेरे में उसके पीछे खामोशी से चलती रही। कोई आधे घंटे बाद दरख्तों के एक छोटे से झुंड के पास एक कच्चे मकान के दरवाजे पर रुककर उसने दरवाजे की कुंडी खोली। ये 2 पट वाला लकड़ी का दरवाज़ा था जिसके एक पट के साथ जंजीर वाली कुंडी लगी थी।
4 फुट की इस छोटी 4 दीवारी वाले मकान में गुप अंधेरा था और यहाँ किसी की मौजूदगी के कोई आसार नहीं थे। वो एक इकलौते कच्चे कमरे की तरफ गया जो एक कोने में बना हुआ था। उसने जेब से चाबी निकाली और लॉक खोलकर उस दरवाजे के दोनों पट को खोलता अंदर चला गया और चंद लम्हों बाद उस छोटे कच्चे कमरे में आंखों को चुभती तेज रोशनी फैल गई। कमरे में एक साइड पर मोटी सख्त बांध से बनी एक पुरानी चारपाई पड़ी थी जिस पर एक छोटा मैना तकिया पड़ा था, जबकि दूसरी साइड पर शायद गंदुम के कुछ थैले और बर्तन बिखरे हुए थे। मैंने गला साफ करते हुए पूछा, चचा, आपके घर कोई नहीं रहता? वो कुछ देर खामोशी के बाद सराइकी में बोला। मैं कुछ समझ गई थी कि वो कह रहा है कि उसकी वाइफ 10 साल पहले फौत हो गई थी। मेरे लिए सराइकी समझना कुछ इसलिए भी आसान था कि पेशावर में हमारे बहुत से मोहल्लेदार हिंद को बोलते थे। मैं कमरे से बाहर दरवाजे के पास खड़ी आने वाली घड़ियों के बारे में सोच रही थी और आसपास के माहौल का जायजा ले रही थी कि चाचा के बड़े काले आहनी हाथ ने मुझे कोहनी के ऊपर बाजू से पकड़ा और एक झटके में अंदर पड़ी चारपाई पर उछाल लिया। मैं चाचा को हैरत से देख रही थी जो बिल्कुल बेहिस लग रही थी, और इस वक्त मैं समझ चुकी थी कि मैं गलत जगह पर फंस चुकी हूँ और अब यहाँ से फरार मुमकिन नहीं है। चाचा ने बर्तनों में से एक बड़ी प्लेट उठाई और एक लाए हुए शापर से पके हुए चावल निकाले। शापर प्लेट में उंडेला और प्लेट मेरे साथ चारपाई पर रखकर शापर बाहर फेंका और मेरे साथ चारपाई पर बैठते हुए प्लेट मेरी तरफ करके बोले, खा। मैं सर झुकाए खामोश बैठी थी और मेरा खाने को बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, खासकर इस माहौल में ये खाना। चाचा ने दूसरी बार मेरे हाथ को पकड़कर प्लेट की तरफ किया और खाने का इशारा किया, और मेरे इनकार पर वो एक बार फिर अच्छा कहकर चावल खाने लगा। चाचा के हाथ की गिरफ्त बहुत सख्त थी। बाहर दिखने वाली इन हड्डियों में बला की ताकत थी। चाचा ने थोड़े से चावल खाए और प्लेट को साइड पर रखकर कपड़े से ढांप दिया। मैं थोड़ी देर खामोश बैठी रही, फिर बोली, चाचा, आप मेरे बाप से भी बड़े हैं और मैं आपके साथ इसलिए आई कि यहाँ महफूज होंगी।